हेलो बेटा। आज मैं आपको करवाऊंगी बेटा चैप्टर 12 के क्वेश्चन आंसर, जिसका नाम है पादपों में जनन। अब पादप क्या होते हैं बेटा? पौधे होते हैं। और जनन क्या होता है? अपने जैसा नया पौधा उत्पन्न करना, ये होता है जनन। पहला क्वेश्चन है हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जनक पादप। जनक पादप बेटा जो पौधा हमारे पास पहले से है कि कायिक भागों से। कायिक भाग होते हैं बेटा जड़, तना, पत्ती। भागों से नए पादप के उत्पादन का प्रक्रम क्या कहलाता है बेटा? कायिक जनन। क्या कहलाएगा? कायिक भागों से कायिक जनन कहलाएगा। अब कायिक भाग कौन से बताए आपको? जड़, तना और पत्ती। ठीक है बेटा। ऐसे पुष्पों को जिनमें केवल नर अथवा मादा जनन अंग होता है। अब नर अथवा मादा का मतलब बेटा या तो नर ही होगा या मादा जनन होगा। तो ऐसे पुष्पों को एक लिंगी पुष्प कहते हैं। मतलब एक लिंग है उनके पास बेटा, ऐसी पुष्पों को एक लिंगी पुष्प कहते हैं। अगर यहाँ पे लिखा होता नर तथा मादा, मतलब दोनों होते उसके अंदर, तो उसे हम द्विलिंगी पुष्प कहते। समझ में आ गया बेटा? नर तथा मादा कहने से फर्क हो जाएगा। यहाँ इसका मतलब है कि दोनों पार्ट हैं उसके अंदर। जब दोनों पार्ट होंगे तो वो द्विलिंगी पुष्प बन जाएगा। क्लियर है बेटा? अब देखिए नेक्स्ट, पराग कणों का उसी अथवा उसी प्रकार के अन्य पुष्प के पराग कोश से वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण का प्रक्रम क्या कहलाता है? परागण। अब ये आपकी डेफिनेशन भी आ सकती है बेटा, वन वर्ड क्वेश्चन आंसर में भी आ सकता है, तो 1 मार्क्स क्वेश्चन आंसर में भी आ सकता है ये, कि पराग कणों का उसी अथवा उसी प्रकार के अन्य पुष्प, यानी कि वही पुष्प है या उसी पौधे का जो दूसरा पुष्प है। जैसे एक गेंदे का फूल है तो बेटा उसी पौधे का हमने दूसरा गेंदे का फूल लेना है। और पराग कणों का जब इस तरह से पराग कोश से वर्तिकाग्र पर होता है, ये पराग कोश क्या होता है बेटा? ये होता है पुंकेसर का पार्ट होता है, नर जननांग का पार्ट होता है। और वर्तिकाग्र ये स्त्री केसर का पार्ट है बेटा, मतलब मादा जननांग का पार्ट है। जब पराग कोश से वर्तिकाग्र पर जाते हैं पराग कण, तो इस स्थानांतरण के प्रक्रम को क्या कहते हैं? परागण। याद रखना है बेटा, पराग कणों का उसी अथवा उसी प्रकार के अन्य पुष्प के पराग कोश से वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण का प्रक्रम परागण कहलाता है। नर और मादा युग्मों का युग्मन निषेचन कहलाता है। नर और मादा युग्मों का युग्मन निषेचन कहलाता है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा आपका, ये 10वीं तक आपके में आएगा, आगे साइंस लोगे उसमें भी आएगा बेटा ये। बीज प्रकीर्णन डैश द्वारा होता है। किस किस के द्वारा होता है बेटा? जैसे बीज यहाँ पर हैं बेटा, तो वो किसके द्वारा फैल जाएंगे? प्रकीर्णन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान कैसे जा सकते हैं। तो कैसे कैसे होता है बेटा? वायु के द्वारा, पानी के द्वारा, कीट के द्वारा। अब कैसे होता है देखो, बीज जो बीज हैं बेटा, हवा आएगी तो उसमें उड़ जाएंगे। आजकल आप देख रहे हो तुलसी माता के जो पौधे में बीज बिल्कुल सूखे हुए होते हैं बेटा, हवा आएगी तो वो टूट कर नीचे गिर जाते हैं और पता नहीं कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। इसी तरह पानी की बात है, जब बारिश आएगी तो वो बीज क्या हो जाते हैं? बह जाते हैं बेटा, और नदियों में, समुद्रों में जाके पता नहीं कहाँ तक पहुँच जाएंगे। कीट होते हैं बेटा, जैसे जो पौधों पर मंडराते रहते हैं, भंवरे वगैरह, वो क्या करते हैं? वहाँ से बीज को उठाते हैं अपनी चोंच पे और फिर पता नहीं कहाँ जाके छोड़ देते हैं। तो इस तरह से बीजों का फैलाव हो जाता है एक जगह से दूसरी जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए, प्रत्येक का उदाहरण दीजिए। अब अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियाँ क्या होती हैं बेटा? आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो कौन कौन सी विधियाँ होती हैं? मुकुलन होती है, खंडन विधि होती है, इसको विखंडन भी कहते हैं बेटा, कायिक प्रवर्धन होती है और कृत्रिम कायिक प्रवर्धन होता है, बीजाणु निर्माण विधि होती है। ये सारी विधि आपको याद रखनी है बेटा। 1 वर्ड आपको 1 मार्क्स में आएगा तो आप केवल नाम लिखोगे। मुकुलन विधि, खंडन विधि, खंडन को हम विखंडन भी कहते हैं, और कायिक प्रवर्धन होता है। उसके बाद बीजाणु वाला होता है, बीजाणु निर्माण विधि होती है बेटा। ये 4 विधियाँ आपकी होती हैं जो अलैंगिक जनन की विधियाँ होती हैं। अलैंगिक जनन में क्या होता है? एक ही जीव जनन करता है बेटा, इसमें 2 आदमियों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, केवल एक
पार्ट की ही ज़रूरत पड़ती है हमें, या नर या मादा की। अलैंगिक जनन में नर तथा मादा की आवश्यकता नहीं होती है। आपको बताया बेटा दोनों की नहीं होती, तथा का मतलब दोनों होता है, एक ही चीज़ की ज़रूरत होती है। इसमें जीव स्वयं अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। उनकी जो संख्या होती है बेटा वो एक ही जीव अपनी संख्या में वृद्धि करता है। अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियां निम्नलिखित हैं बेटा। सबसे पहली है मुकुलन। पूर्ण विकसित पौधे के शरीर पर एक उभार की तरह की संरचना बन जाती है जिसे मुकुल कहते हैं। जैसे मान लो बेटा हमारा ये कोई पौधा है, यहाँ पर इस पौधे से ये पूरा बन गया पौधा, इस पौधे से एक नया हिस्सा निकलाता है बेटा, ऐसे आपको दिख रहा है ऐसे, जिसे मुकुल कहते हैं। इसको क्या कहेंगे बेटा? मुकुल कहेंगे। शरीर की कोशिका में से केंद्रक 2 भागों में विभाजित हो जाता है तथा इनमें से एक केंद्रक मुकुल में आ जाता है और मुकुल पैतृक जीव के शरीर से पृथक हो जाते हैं तथा वृद्धि करके पूर्ण विकसित जीव बन जाता है। अब ये जो छोटा सा पार्ट आया बेटा जिसे हमने मुकुल कहा, ये थोड़े दिनों में बड़ा हो जाएगा, इतना ही जितना पहले ये पौधा था, और ये टूटकर अलग हो जाएगा। जब ये पूर्ण विकसित हो जाएगा तो ये टूटकर अलग हो जाएगा। पैतृक जीव बेटा जो पहले ये पौधा था हमारे पास, इससे जो ये नया हिस्सा बना तो इसको हम कहेंगे पैतृक जीव। क्या कहेंगे बेटा? पैतृक जीव। और जो नए वाला बना है ये पहले जब छोटा होता है बेटा इसका नाम होता है मुकुल, ठीक है। और जब ये पूरा बन जाता है तो ये टूटकर अलग हो जाता है और इसमें जो ये नया होगा इसमें पहले जैसे ही गुण होंगे, ठीक है बेटा। वृद्धि करके पूर्ण विकसित जीव बन जाता है। दूसरी विधि है खंडन विधि। खंडन में क्या होता है? कोई भी चीज़ बेटा खंडों में मतलब टुकड़ों में विभाजित हो जाती है। जलीय पादप जैसे शैवाल में खंडन विधि द्वारा गुणन होता है। खंडन विधि से वो बढ़ते हैं बेटा, गुणन मतलब बढ़ना। शैवाल 2 या 2 से अधिक खंडों में विखंडित हो जाते हैं। 2 खंडों में होते हैं तो बेटा उसे द्विखंडन कहते हैं और अधिक खंडों में होते हैं तो उसे बहुखंडन कहते हैं। और प्रत्येक खंड नए जीव के रूप में वृद्धि करने लगता है। यह प्रक्रम निरंतर चलता रहता है। निरंतर मतलब बेटा हर समय चलता रहता है, लगातार चलता रहता है। इसके एग्जाम्पल आपने देखा जैसे जलीय पादप शैवाल, ऐसे बेटा इसका एग्जाम्पल अमीबा भी होता है। अमीबा होता है, लेशमानिया होता है, जो क्या करते हैं बेटा खंडन विधि द्वारा अपना गुणन करते हैं। ये अपने जीव के नए जीवन के रूप में वृद्धि करते हैं, इनसे नया जीव बनता है। पहले ये होता है बेटा हमारे पास अमीबा होता है, इसकी कोई शेप नहीं होती क्योंकि ये अपना आकार बदलता रहता है और फिर ये 2 खंडों में विभाजित हो जाएगा बेटा। और जब 2 खंडों में विभाजित हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा बेटा? उससे नए अमीबा बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे बेटा? नए अमीबा बन जाएंगे, ठीक है बेटा। अब है कायिक प्रवर्धन। अब कायिक प्रवर्धन से क्या होता है बेटा? बीजों के बिना पौधों के किसी कायिक बहुकोशिक भाग से नए पौधे उत्पन्न करके वंश चलाना क्या कहलाता है? कायिक प्रवर्धन कहलाता है। क्या होता है बेटा इसमें? बीजों के बिना, इसमें बीजों की जरूरत नहीं होती। आप देखते हो अक्सर आप जो भी पौधे उगाते हो वो बीज डालते हो बेटा उनका, लेकिन इसमें कायिक प्रवर्धन में बीजों के बिना होता है। पौधे के किसी बहुकोशिक भाग से, आपको क्या बताया था बेटा? जैसे जड़, तना, पत्ती, ये वाले पार्ट हम ले लेंगे और इससे नए पौधे उत्पन्न करके वंश चलाना। जैसे आपने देखा होगा बेटा गुलाब का जो पेड़ होता है, पौधा होता है, उससे हम क्या करते हैं? उसकी जो कलम काट के हम नया गुलाब का पौधा उगा सकते हैं, तो वो होता है कायिक प्रवर्धन। यह मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, प्राकृतिक और कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। प्राकृतिक मतलब बेटा जो अपने आप से हो जाए, प्रकृति उसे कर दे, और कृत्रिम जो मनुष्य उसे करवाए। अब प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन में क्या होता है बेटा? प्रकृति में पौधों की जड़, तना, पत्तों, कहा था ये 3 पार्ट होते हैं बेटा कायिक के, जड़, तना, पत्ते या पत्ती कह सकते हैं हम। पौधों की जड़, तना, पत्तों आदि पर उपस्थित कलिकाओं से नए पौधे पैदा करना प्राकृतिक कायिक जनन कहलाता है। जैसे आलू, अदरक, पत्थरचट इत्यादि। अब आलू की देखा है ना बेटा आपने, उसके बीच में से क्या निकल जाता है? देखिए वो ग्रीन ग्रीन निकल जाती है, उस तरह से नया आलू बन जाता है उससे। फिर
कृत्रिम कायिक प्रवर्धन क्या होता है बेटा? रोपण द्वारा कलम लगाकर या दाव कलम लगाकर। अब हम जो कलम लगाते हैं, अभी आपको बताया था बेटा मैंने, गुलाब के पौधे में हम कलम काट कर लगाते हैं, तो वो मनुष्य कर रहा है। मनुष्य जब कोई काम करेगा तो उसे हम कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। कृत्रिम मतलब मनुष्य के द्वारा किया गया। और रोपण क्या होता है बेटा? जैसे हम जैसे धान बोते हैं, चावल बोते हैं, तो पहले वहाँ पर छोटे छोटे पौधे उगते हैं, फिर उनको हम हटाकर दूसरी जगह लगाते हैं, वो होती है बेटा रोपण विधि। ठीक है, ऐसे मनुष्य अपने प्रयत्नों से पौधों को तैयार करता रहता है। इस प्रक्रिया को कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। जैसे गुलाब, आम, पहले भी बता चुकी हूँ बेटा कि क्या एग्जाम्पल होता है कायिक का? गुलाब। और आम भी याद रखना है आपको, और धान भी याद रखना है बेटा। धान भी ऐसे ही करते हैं हम रोपण विधि द्वारा। नेक्स्ट है आपकी बीजाणु निर्माण विधि। क्वकों में बीजाणुओं द्वारा जनन होता है। क्वकों के बीजाणु वायु में उपस्थित रहते हैं। क्वकों में किसके द्वारा होता है बेटा? बीजाणुओं द्वारा जनन होता है। और क्वकों के बीजाणु क्या होते हैं? वायु में उपस्थित रहते हैं। ये उच्च ताप व निम्न आर्द्रता जैसी प्रतिकूल परिस्थिति को भी झेलने के लिए अनुकूल होते हैं। मतलब ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए बेटा और बारिश ज़्यादा आ जाए तो चिपचिपा जैसे हो जाता है, तो उस परिस्थिति में भी ये अपने आप को झेलने के लिए अनुकूल होते हैं। इनकी रक्षा एक कठोर सुरक्षात्मक कवच आवरण करता है। इनके बाहर बेटा एक क्या लगा होता है? सुरक्षात्मक कवच लगा होता है, मतलब एक इनके ऊपर बाहरी परत चढ़ी होती है। जीवाणु लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। अनुकूल परिस्थितियों को पाकर जीवाणु अंकुरित होते हैं और नए जीव को जन्म देते हैं। इसके एग्जाम्पल है बेटा, उदाहरण है इसके मांस और फर्न में बीजाणुओं द्वारा जनन होता है। किसमें होता है बेटा? मांस और फर्न में। कृत्रिम में कौन से याद रखने हैं? गुलाब और आम। ठीक है बेटा। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन में आलू, अदरक, पत्थर चट। और खंडन विधि में याद रखने हैं अमीबा, लेशमानिया। ठीक है बेटा। और मुकुलन विधि में याद रखना है आपको हाइड्रा। क्या याद रखना है? हाइड्रा एक पौधे का नाम है बेटा जो मुकुलन विधि द्वारा जनन करता है। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपका क्वेश्चन बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, जो अभी मैंने समझाया, पौधों में जनन की विभिन्न विधियाँ, अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियाँ। अब है पादपों में लैंगिक जनन के प्रक्रम को समझाइए। अब लैंगिक जनन क्या होता है बेटा? इसमें नर और मादा दोनों की ज़रूरत पड़ती है। पौधों में नर युग्मक पुंकेसर में, नर युग्मक जो होता है वो पुंकेसर में होता है बेटा, और मादा युग्मक स्त्री केसर में होता है। किस में होता है? स्त्री केसर में विद्यमान होता है। परागण क्रिया में नर युग्मक मादा युग्मक के संपर्क में आता है। आपको बताया था ये पराग कोश से जो होता है बेटा, कहाँ पर जाते हैं? वर्तिकाग्र पर जाते हैं। और पराग कोश नर युग्मक में होता है और पुंकेसर में होता है बेटा। और मादा युग्मक में जो होता है वर्तिकाग्र होता है, तो वो यहाँ से पराग कोश जाते हैं नर से मादा पर, यानी कि पराग कोश से वर्तिकाग्र पर। उसी क्रिया को हम परागण क्रिया कहते हैं। और दोनों युग्मकों का संयुक्त होना निषेचन कहलाता है। जब पराग कण होते हैं बेटा वो पराग कोश से वर्तिकाग्र पर जाते हैं, तो उन दोनों का युग्मकों का संयुक्त होना, संयोजन होना, वो क्या कहलाता है बेटा? निषेचन कहलाता है। निषेचन के उपरांत युग्मनज बनता है। ये ध्यान रखना बेटा, निषेचन के उपरांत बनेगा युग्मनज। और कौन जाएंगे? पराग कण। कहाँ से जाएंगे? पराग कोश से। पराग कोश कहाँ होता है बेटा? नर युग्मक में। और वर्तिकाग्र पर जाते हैं। वर्तिकाग्र कहाँ होता है? मादा युग्मक में। अब निषेचन के उपरांत क्या बनता है बेटा? युग्मनज बनता है, जो बीज बनने की प्रथम अवस्था है। बीज से नए पादप का जन्म होता है, नए पौधे का जन्म होता है। इन बीजों से विकसित पादपों में अपने पैतृक पादपों के समान गुणधर्म होते हैं। लैंगिक जन्म में जन्म के उपरांत भी माता पिता अपने शिशु के रूप में जीवित रहते हैं। मतलब जन्म देने के पश्चात भी माता पिता, उपरांत मतलब बाद में, पश्चात माता पिता जो होते हैं बेटा अपने शिशु के रूप में जीवित रहते हैं।
तो अब आपने देखा बेटा इसमें नर और मादा की ज़रूरत होती है, और नर और मादा युग्मकों का जब संयोजन होता है, संयुक्त होते हैं, तो निषेचन कहलाता है। और निषेचन के उपरांत युग्मनज बनता है, जिससे बीज बनते हैं और बीज से नए पौधे का जन्म होता है। ठीक है बेटा। और इन बीजों से विकसित पादप होते हैं, पौधे होते हैं, उनमें अपने पुराने पौधों के समान गुणधर्म होते हैं। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन के बीच प्रमुख अंतर बताइए। अलैंगिक जनन अभी आपको बेटा ऊपर समझाया है, इसकी अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियां बताई है, वही है ये। अलैंगिक जनन में क्या होता है, इसमें जीव अकेला ही वंश वृद्धि करता है, इसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती। इससे उत्पन्न संतान में नए गुण उत्पन्न नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि एक ही जीव से पैदा हुआ है बेटा, एक ही जीव में जो गुण हैं वही अपने नए वंश में चले जाते हैं, तो कोई नया गुण उत्पन्न नहीं होता। यह जनन निम्न श्रेणी के पादपों में पाया जाता है। निम्न श्रेणी के पादप मतलब बेटा पौधे, इनमें बीजों की आवश्यकता नहीं होती है। प्राय पैतृक पादप जनन उपरांत मतलब जन्म के पश्चात अदृश्य ही रहता है। अदृश्य ही रहता है बेटा ये, या हम ऐसे कह सकते हैं अदृश्य हो जाता है। अब नेक्स्ट है बेटा इसका लैंगिक जनन का। देखो इसमें नर और मादा दोनों जीवों की आवश्यकता पड़ती है। इसमें निषेचन की प्रक्रिया होती है। जब क्रिया कह सकते हैं बेटा, प्रक्रिया कह सकते हैं, जब नर और मादा युग्मकों का संयोजन होता है तो उसे निषेचन की क्रिया कहते हैं। इससे उत्पन्न संतान में नए गुण पैदा हो सकते हैं। इसका क्या मतलब है बेटा, नए गुण का क्या मतलब है? जब देखो दो है नर और मादा, दोनों में थोड़े थोड़े गुण तो अलग अलग होंगे, और जब उससे नई संतान पैदा होगी तो उसमें उनसे भी थोड़े नए गुण पैदा होंगे, अलग गुण होंगे। यह जनन उच्च श्रेणी के पादपों में पाया जाता है। इनमें बीजों की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें आपने देखा था बेटा निषेचन प्रक्रिया के बाद युग्मनज बनता है और फिर उससे बीज बनता है, तो इससे बीज से ही नए जीवों का विकास होता है, इसलिए इसमें बीजों की आवश्यकता होती है। पैतृक पादप जनन उपरांत जन्म के पश्चात संतान के रूप में जीवित रहता है। ठीक है बेटा, ये था आपका लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में डिफरेंस। अब नेक्स्ट है आपका किसी पुष्प का चित्र खींचकर उसमें जनन अंगों को नामांकित कीजिए। ये है आपके बेटा यहाँ पर दिखाए गए हैं नर जनन अंग और मादा जनन अंग। कौन कौन से दिखाए गए बेटा? नर जनन अंग और मादा जनन अंग। और आपने क्या करना है बेटा, पुष्प का चित्र खींचना है और उसके पास अब देखो बेटा ये है आपका, इसमें हम ये दिखाएंगे नर जनन अंग और मादा जनन अंग है। इसमें ये फूल दिख रहा है बेटा आपको, ये मैंने अलग अलग करके दिखा दिए हैं। ये अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है बेटा, नर जनन अंग दिखाइए तथा मादा जनन अंग दिखाइए, और या ऐसे आ सकता है कि नर जनन अंग और मादा जनन अंगों के आरेख खींचिए और उनके नाम लिखिए, या ये पिक्चर आपको पेपर में दे सकते हैं बेटा और इस पे ऐसे एरो लगा देंगे और कहेंगे इनके पार्ट लिखिए। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है बेटा इस लेसन में, और वैसे भी ये हमेशा के लिए आपके इम्पोर्टेंट है। अब ये देखो बेटा ये क्या होता है, फूल आपने देखा है, ये फूल की पंखुड़ियाँ हैं, इनके बीच वाला जो हिस्सा होता है बेटा जी देख रहे हो, इसको हम स्त्री केसर कहते हैं, और इसका जो ऊपरी पार्ट है ये वर्तिकाग्र है, और जो बीच का पार्ट है इसको हम वर्तिका कहते हैं, और जो ये नीचे का पार्ट दिख रहा है बेटा इसको हम अंडाशय कहते हैं, ओवरी बोलते हैं इंग्लिश में। अब यहाँ पर ये जो बीच में दिख रहा है आपको, ये जो साइड में कलियाँ पतली पतली जो डंडी दिख रही है बेटा, ये होते हैं सारे परागकोश दिख रहे हैं, ये है परागकोश। और इसके जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं पूतंतु, इसको हम फिलामेंट भी कहते हैं। दिख रहा है बेटा, ये अलग करके भी दिखाया गया है इस तरह से। ये जो पौधे के नीचे ग्रीन वाली पत्तियाँ होती है बेटा, ये होता है सेपल, बाह्य दल, ठीक है। और ये यहाँ से जो अंदर वाला पार्ट आपको दिख रहा है ये है इसका ओवल, अंड कोशिका, अंड कोशिका। अब क्लियर हो गया बेटा बिल्कुल आपको। ये आपके फूल का आरेख है और उसके जनन अंगों के नाम हैं। ऐसे अलग करके भी आप बना सकते हो, और आपके पेपर में अलग अलग तरीके से 3-4 टाइप से क्वेश्चन आ जाएगा जो मैंने आपको समझा दिया है।
अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, स्व परागण और पर परागण के बीच अंतर कीजिए। स्व मतलब बेटा अपने आप और पर मतलब दूसरों के द्वारा, तो नाम से ही पता चल रहा है। अब स्व परागण क्या होता है बेटा, इसमें परागकण उसी फूल या उसी पौधे के दूसरे फूल के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं। अब इसमें परागकण कहाँ होते हैं बेटा, परागकण होते हैं परागकोश में। उसी फूल मतलब मान लो हमने बेटा गुलाब का फूल लिया, या उसी फूल मतलब दूसरे गुलाब के फूल पर बैठ गए, लेकिन ये भी हो सकता है उसी पौधे के दूसरे फूल। अब वही पौधा है बेटा और उसी के दूसरे फूल मतलब गुलाब का है तो गुलाब का ही होगा, सूरजमुखी का है तो सूरजमुखी का ही होगा। तो परागकण क्या करते हैं, उसी फूल के या उसी पौधे के दूसरे फूल के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं। यहाँ देखा बेटा आपने, ये थे पार्ट। अब देखो यहाँ परागकोश से परागकण निकलते हैं और यहाँ पर ये आपको यही पौधा, यही पुष्प दिख रहा है, इसी पुष्प पर बेटा, और इसके ये कहाँ पहुँचेंगे, यहाँ वर्तिकाग्र पर। ठीक है, ये स्त्री केसर था बेटा, ये पार्ट पुंकेसर था और इससे लेकर यहाँ पहुँच गए ये, तो ये होता है स्वपरागण। क्या होता है बेटा, ये स्वपरागण। इसमें पराग कणों के नष्ट होने की संभावना कम होती है, क्योंकि बेटा ये डिस्टेंस कम कवर करते हैं, थोड़ी सी दूरी तय करते हैं, तो ये नष्ट होने की संभावना कम होती है। इस विधि द्वारा उत्पन्न बीज अधिक स्वस्थ नहीं होते हैं। इसमें नई जातियां उत्पन्न नहीं होती है, क्योंकि बेटा वही फूल है, उसके वही गुण होंगे, तो नया बनाएगा वो उसके अंदर भी वही गुण होंगे। अब पर परागण में देखो बेटा, इसमें परागकण किसी दूसरे पौधे के फल के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। अब ये किसी दूसरे पौधे पर जाएंगे और उसके फल पर जाएंगे बेटा, तो क्या होगा, पहले पौधे के जो फल थे या फूल थे उनके गुण अलग थे और अब ये दूसरे पौधे के फूल पर जा रहे हैं। फूल आना चाहिए बेटा, दूसरे पौधे के फूल के गुण क्या होंगे, अलग होंगे, तो उन दोनों के गुण जब मिल जाएंगे तो इस विधि द्वारा उत्पन्न बीज, इसमें नई जातियाँ उत्पन्न होंगी और इसमें बीज जो उत्पन्न होते हैं वो अधिक स्वस्थ होते हैं। इसमें पराग कणों के नष्ट होने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि बेटा वो इधर से उधर जाते हैं तो उनके नष्ट होने की संभावना अधिक होती है। समझ में आ गया बेटा। इसमें उत्पन्न जो नए बीज उत्पन्न होते हैं वो अधिक स्वस्थ होते हैं और इसमें नई जातियाँ उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट है आपका, पुष्पों में निषेचन का प्रक्रम किस प्रकार संपन्न होता है। निषेचन का प्रक्रम देखो, पुष्पों में, फूलों में बेटा सभी परागकणों की भीतरी रचना प्रायः मिलती जुलती होती है। प्रत्येक परागकण के परागण अलग होता है बेटा, जो प्रक्रिया होती है, और ये परागकण है जो पराग कोश में होते हैं। परागकण के दो चोल होते हैं, आंतरिक चोल और बाह्य चोल। जब परागकण वर्तिकाग्र पर गिरता है तो अंकुरित होने लगता है। वर्तिकाग्र क्या बेटा, स्त्री केसर का पार्ट है। जब परागकण वर्तिकाग्र पर गिरता है तो अंकुरित होने लगता है। अंकुरित जैसे आपने नया पौधा देखा है ना बेटा, नया पौधा जब आप बीज उगाते हो तो वो छोटा सा पौधा निकलता है, वो होता है अंकुरित होना, है ना। या आप जैसे बेटा देखो, अंकुरित का मतलब फूटना भी होता है, या आप क्या करते हो, जैसे अपने घर में आप चने भिगोते हो और फिर उनको अंकुरित करते हो, दाल भिगोते हो अंकुरित करते हो, जो छोटा छोटा हरा निकलता है बेटा वही अंकुरित का पार्ट होता है। जब ये परागकण वर्तिकाग्र पर गिरता है तो अंकुरित होने लगता है और तब बाह्य चोल टूट जाता है। दो चोल होते हैं बेटा, आंतरिक और बाह्य, और अंकुरित होने के बाद बाह्य चोल जो होता है वो टूट जाता है। इस नलिका को पराग नली कहते हैं। पराग नली बीजाणु द्वारा बीजांड में प्रवेश करती है। बीजांड कहाँ होता है बेटा, ये स्त्री केसर में होता है। आपको बताया था अंडाशय के अंदर जो बीजांड होता है, देखो इसको, इस पिक्चर में देखो बेटा, ये दिखाया था, ये होता है बीजांड अंडाशय के अंदर। ठीक है, पराग नली जो क्या होती है, बीजाणु द्वारा बीजांड में प्रवेश करती है और भ्रूण कोश तक पहुंच जाती है। जनन नाभिक दो नर नाभिकों में बट जाता है। इसमें से एक नर नाभिक अंड कोशिका के साथ मिलता है, इसे निषेचन कहते हैं।
पराग नली क्या करती है बेटा, बीजाणु द्वारा बीजांड में प्रवेश करती है और भ्रूण कोश तक पहुंच जाती है। जनन नाभिक जो होता है वो 2 नर नाभिकों में टूट जाता है। इसमें एक नर नाभिक अंड कोशिका के साथ मिलता है और इसे निषेचन कहते हैं। ये थी बेटा आपकी पुष्पों में निषेचन का प्रकर्म। पुष्प मतलब फूलों में निषेचन का प्रकर्म। बीजों के परिकर्णन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। अब बीजों का बिखराव फैलाव कैसे होता है बेटा, वो आप देखेंगे। अब ये है आपका बीजों का परिकर्णन। अब देखो बेटा इसमें क्या करना है। बीजों के प्रकर्णन में प्रकृति में बीजों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिखरना बीज परिकर्णन कहलाता है। बिखरना आपको बताया था बेटा, फैलाव बताया था। और ये विभिन्न विधियों द्वारा होता है। वायु द्वारा। कुछ हल्के रोम युक्त बीज जैसे आँख के, मदार, सूरजमुखी, सहीजन, ड्रमस्टिक तथा द्विफल मैपिल के बीज हल्के होने के कारण बहती वायु के साथ दूर दूर तक फैल जाते हैं। ये आपको कुछ एग्जाम्पल बताए हैं बेटा इसमें, जैसे आँख का, सूरजमुखी का, सहीजन का, द्विफल का। इनके बीज हल्के होने के कारण बहती वायु के साथ दूर दूर तक फैल जाते हैं। और जल द्वारा। जिन फलों का आवरण स्पंजी तथा तंतुमयी होता है। कैसा आवरण होता है बेटा, स्पंजी तथा तंतुमयी। वे जल में तैरते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। जैसे नारियल। इनका नारियल का खोल देखा ना बेटा आपने, लकड़ी के भूसे का होता है। तो ये क्या हो जाते हैं, ये जल में तैर जाते हैं, तो एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंच जाते हैं। जंतुओं द्वारा। कुछ कांटेदार बीज जिनमें हुक जैसी संरचना होती है जंतुओं के शरीर से चिपक जाते हैं। कुछ देखे हैं बेटा बीज जिनमें कांटे होते हैं, और ये किससे चिपक जाते हैं, जंतुओं के शरीर से। और जंतु इन्हें दूर स्थानों तक बिखेर देते हैं, जैसे यूरेना एवं जेनिथियम। देखा बेटा, कुछ कांटेदार बीज होते हैं जिनमें हुक जैसी संरचना होती है जो जंतुओं के शरीर से चिपक जाती है और जंतु इन्हें दूर स्थानों तक ले जाते हैं, बिखेर देते हैं, जैसे यूरेना एवं जेनिथियम। ठीक है, ये बीज होते हैं, इनके क्या करते हैं, जंतु इनको दूर तक ले जाते हैं। फलों के फटने द्वारा। एरंड और बाल्सम के फल तेज झटके के साथ फटते हैं और इनमें स्थित बीजों का परिकर्णन हो जाता है। बीज जनक पौधे से दूर जाकर गिरते हैं। ये बेटा जो फल होते हैं एरंड और बाल्सम, ये अपने आप फट जाते हैं तेज झटके के साथ, और इनमें स्थित बीजों का बिखराव हो जाता है। बीज जनक पौधे से दूर जाकर गिरते हैं। तो आपने देखा बेटा कौन कौन सी विधियाँ थी बीजों के परिकर्णन की। वायु द्वारा, जल द्वारा, जंतुओं द्वारा, फलों के फटने द्वारा, और हम इनको कीटों द्वारा भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका बेटा कॉलम ए में दिए गए शब्दों का कॉलम बी में दिए गए जीवों से मिलान कीजिए। तो आपको ये बताना है, जैसे ये मुकुल जो निकलता है बेटा किस में निकलता है, कौन से पार्ट में निकलता है, आँख किससे रिलेटेड है, खंडन किससे रिलेटेड है, तो ये आपने इसमें समझाना है, बताना है। अब आपने लेसन ध्यान से पढ़ा होगा तो बेटा आपको पता चल जाएगा। जो कली और मुकुल होती है वो बेटा किस में निकलती है, यीस्ट में। किस में निकलती है बेटा, यीस्ट। यीस्ट कहते हैं इसको, यीस्ट। ठीक है। नेक्स्ट आँख जो है किस में निकलती है, आलू में। वो जो ग्रीन ग्रीन पार्ट बाहर निकल आता है बेटा वो आँख में निकलती है। खंडन विधि किस में होती है, स्पाइरोगाइरा में। और भी आपको मैंने एग्जाम्पल बताए थे बेटा, जैसे अमीबा, लेशमानिया, है ना, ये खंडन विधि होती है इसमें। अब पंख किस में होते हैं, मैपिल में। किस में होते हैं बेटा, मैपिल में। बीजाणु किस में फैलते हैं, डबल रोटी की फफूंद में। डबल रोटी में फफूंद लग जाती है बेटा, वो ग्रीन ग्रीन आपने देखी होगी, और वाइट वाइट जाले से बन जाते हैं, वो बीजाणु द्वारा होती है। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट है आपका 10वां क्वेश्चन है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है आपने। ऐसे पादप का जनन भाग होता है उसका। पादप का जनन भाग कौन सा होता है बेटा, उसका पुष्प होता है, याद रखना आपने। फूल होता है उसका जनन भाग। नर और मादा युग्मक के युग्मन का प्रकर्म क्या कहलाता है बेटा, निषेचन। अभी आया था ना ऊपर क्वेश्चन आंसरों में, नर और मादा युग्मक के युग्मन का प्रकर्म क्या कहलाता है, निषेचन। बेटा गै पाठ है, परिपक्व होने पर अंडाशय विकसित हो जाता है। अंडाशय किस में विकसित हो जाता है बेटा,
पक्व होने पर ये हो जाता है फल में। बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पादप जीव है, वो किस में होता है बेटा बीजाणु उत्पन्न? डबल रोटी की फफूंद में, डबल रोटी पर जो फफूंदी लग जाती है बेटा। ब्रायोफिल्म अपने जिस भाग द्वारा जनन करता है, ये किस भाग द्वारा अपना जनन करता है बेटा? ये पत्ती द्वारा जनन करता है ब्रायोफिल्म। ओके बेटा, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे बेटा, बाय।